हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बायोलॉजी फाउंडेशन की टर्मिनल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग इवोल्यूशन का पिछला क्लास पढ़ लिए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आते हैं जहां तक हम पिछली क्लासेस में पढ़ लिए थे, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हैं और आते हैं कि एवोल्यूशन के लिए क्या क्या थियरी दी गई थी। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ए थियरी, इसके बारे में जानते हैं। तो अगर हम बात करें एवोल्यूशन की थियरी की, तो सबसे पहला जो एवोल्यूशन की थियरी थी वो वही थियरी था जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। और थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन मतलब कि भगवान ने हम लोगों को बनाया है, सच बनाया। भगवान के अनुसार क्या हुआ कि जैसा आज हम लोग हैं ऐसी प्रकार से पहले भी भगवान ने हम लोगों को बनाया था। ह्यूमन बीइंग्स आए थे, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और उनका ग्रोथ हुआ, ग्रोथ होके यहाँ चले आए हम लोग। और इस थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के आधार पर अगर देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी केवल 4000 वर्ष पुराना है। 4000 वर्ष पहले ऐसा हुआ था और वहीं से ह्यूमन का फॉर्मेशन हो गया, ह्यूमन बन गए। और यही थियरी ऑफ एवोल्यूशन है स्पेशल क्रिएशन का, तो जो कि क्रिटिसाइज किया गया और ये माना नहीं गया। क्यों? क्योंकि इसके पहले से ही फॉर्मेशन ऑफ लाइफ हुआ है और हम लोगों ने देखा है कि हजारों करोड़ों वर्ष पहले के जीवाश्म मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, रूडिमेंट्री ऑर्गन्स मिलते हैं। तो ये जो है सही नहीं माना गया और इसमें एवोल्यूशन हुआ। और इस थियरी के लिए मुख्य रूप से जो थियरी आई है एवोल्यूशन का, उसमें मुख्य रूप से 3 थियरी है। लैमार्क की थियरी है और डार्विन की थियरी है और साथ ही साथ म्यूटेशन थियरी है। ये 3 मुख्य थियरी हैं जो ये एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से एवोल्यूशन हुआ, चेंजेस हुए, हमारे ह्यूमन बीइंग में चेंजेस होता आया, एंसेस्टर्स हमारे बदलते चले गए और हम लोग यहाँ तक आज जा पहुंचे। ठीक है, तो उन 3 थियरी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। थियरीज ऑन एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो मुख्य रूप से उस 3 थियरी के बारे में जानेंगे जो ये एक्सप्लेन करता है कि किस प्रकार से एवोल्यूशन हुआ। ठीक, सबसे पहली थियरी लैमार्किज्म है, लैमार्क के बारे में है। तो दूसरी थियरी आपका डार्विनिज्म है या डार्विन का है। और तीसरी आपकी थियरी है म्यूटेशन। चार्ल्स डार्विन या डार्विनिज्म जो है, चार्ल्स डार्विन की थियरी सबसे पहली थियरी मानी जाती है। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने कहा क्या था। ये एक वांडरर थे, मतलब घूमने वाले थे। इनको घूमना बहुत पसंद था, ये घूमते टहलते रहते थे। और ये घूमते टहलते क्या हुआ कि इनको वहां की सरकार ने एक जहाज दिया था, एक इनकी पर्सनल शिप थी। उस शिप को दिया गया था चार्ल्स डार्विन को और उस शिप का नाम था HMS बीगल। ये वहां की सरकार ने इनको एक पर्सनल जहाज दिया था HMS बीगल। ये एक इनकी पर्सनल शिप थी और इसी से क्या करते थे, ये पूरे देश का भ्रमण करते थे। भ्रमण करके क्या करते थे, डाइवर्सिटी और जो भी वेरिएशन है ह्यूमन बीइंग्स में, इसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया इसी शिप के माध्यम से। और ये क्या किए कि अपने इसी शिप से घूमते हुए चले आते हैं किस पे, गैलापागोस आइलैंड पे आते हैं। गैलापागोस आइलैंड पे आते हैं। गैलापागोस आइलैंड पे आते हैं और ये आइलैंड जो है बेटा, ये टर्टॉइज की स्टडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड था। यहाँ पे बहुत सारे टर्टॉइज की स्टडी की गई थी, टर्टॉइज के बारे में यहाँ पे अध्ययन किया था। और इस आइलैंड को लिविंग लेबोरेटरी आइलैंड भी कहा जाता है। इस आइलैंड को लिविंग लेबोरेटरी आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहां पे इन्होंने क्या किया था कि 14 फिंचेस के बारे में स्टडी किया। 14 फिंचेस के बारे में स्टडी किया, इसके बारे में स्टडी किया। इसी 14 फिंचेस मतलब इनकी 14 सीरीज के बारे में अध्ययन किया, 14 जो है जनरेशन के बारे में अध्ययन किया और इसीलिए इसको डार्विन फिंचेस के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है, इतना ज्यादा इन्होंने उस पर स्टडी किया कि इसको क्या कहते हैं, डार्विन फिंचेस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे इन्होंने अपना स्टडी किया और काफी लंबे समय तक यहाँ पे स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद ये बताते हैं कि किस तरीके से लाइफ में चेंजेज आता है या किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, ये यहाँ पे बताते हैं। और इनकी थियरी से ये सिद्ध होता है। इसी समय ये क्या करते हैं कि डार्विन जो होते हैं ये बुक स्टडी करते हैं, और वो जो बुक होती है वो इकोनॉमिक्स की बुक होती है। इकोनॉमिक्स की बुक की स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले लैमार्क से पहले, डार्विन से पहले ही इसके बारे में बताया जा चुका था। हर्बर्ट स्पेंसर ने इसके बारे में कुछ अध्ययन किया था। हर्बर्ट स्पेंसर के बाद आए थे लैमार्क, तो इवोल्यूशन के बारे में ये अध्ययन करते हैं, और जिस बुक की ये स्टडी करते हैं वो माल्थस बुक रहता है। माल्थस की एक बुक रहती है, एनर्जी ऑफ पॉपुलेशन, उसके बारे में ये अध्ययन करते हैं डार्विन। इकोनॉमिक की बुक होती है माल्थस की। माल्थस ने एनर्जी ऑफ पॉपुलेशन बुक का नाम रहता है। उन्होंने अपनी इस बुक में बताया है एनर्जी ऑफ पॉपुलेशन बुक का नाम, वो ये बताते हैं कि जो पॉपुलेशन होता है बेटा वो क्या करता है, अर्थमेटिकल जियोग्राफी के रूप में उसका ग्रोथ होता है, लॉजिकल के रूप में, मतलब लॉगरिथम के रूप में ग्रोथ होता है पॉपुलेशन का। ठीक है, ज्योमेट्रिकल पॉपुलेशन के रूप में क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ करता है। किसी भी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है वो ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स के रूप में होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ के उन्होंने बताया जैसे 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 16 बने, 16 से 32 बने। इस तरीके से पॉपुलेशन की ग्रोथ, ये ग्रोथ का रेट नहीं होता है, ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स के आधार पे ग्रोथ होता है, या ज्योमेट्रिकल पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। मतलब भाग के रूप में, एक्सपोनेंशियल के रूप में क्या होता है, किसी भी पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है, लेकिन जो उसके रिसोर्सेज होते हैं, मतलब जो फूड मटेरियल या शेल्टर होता है वो लिमिटेड होता है। उसका ग्रोथ क्या होता है, अर्थमेटिकल पॉपुलेशन के रूप में बढ़ता है, या धीरे धीरे करके बढ़ता है। जो रिसोर्सेज होते हैं उसके बारे में ये बताते हैं माल्थस कि ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इस प्रकार की ग्रोथ में बढ़ता है। तो आप देखो कि स्टार्टिंग में कि ये बराबर है, ठीक, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है कि जो रिसोर्सेज है वो कम हो जाते हैं। तो जब रिसोर्सेज कम हो जाएंगे और पॉपुलेशन की रेट परमानेंट बढ़ती चली जाएगी तो ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ता चला जाएगा। जब ग्रोथ बढ़ता चला जाएगा तो उस समय क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, स्ट्रगल होने लगेगा, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यही से क्या होता है, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन निकल के आती है। ठीक है, यहीं से डार्विन की थियरी निकल के आती है। कौन सी? थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यहीं से डार्विन की एक थियरी निकल के आती है जिसको कहते हैं क्या, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कि मतलब कि पॉपुलेशन को सेलेक्ट किया जाता है, या पॉपुलेशन के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है, और उसमें जो सेलेक्ट होगा वही क्या होगा, अगली जनरेशन में जाएगा। थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन होगा। इसके पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने इसके बारे में बता दिया था काफी पहले, क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर की जब मृत्यु हो गई उसके बाद ये आए डार्विन। तो हर्बर्ट स्पेंसर इसके पहले ही बता चुके थे क्या, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये इनकी थियरी थी। हर्बर्ट स्पेंसर की थियरी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये पहले ही बता चुके थे कि वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा, फिटेस्ट होगा। ये हर्बर्ट स्पेंसर पहले ही बता चुके थे कि एटमॉस्फेयर में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में वही सरवाइव करता है
जो कंपटीशन में क्या हो, फिटेस्ट हो या कंपटीशन में अपने आप को एग्जिस्ट करता है, वही क्या होता है यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन के रूप में पाया जाता है और वही परिवर्तन, वही वेरिएशंस आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने इसके बारे में बताया था, क्या, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में बताया था और उसी के अनुसार आगे क्या होता है, वो होता है। तो अगर हम बात करें इनके पास्टुलेट्स की, कि जो डार्विन ने बताया था, तो अगर उसको अलग अलग हेड्स में पढ़ें तो पहला इन्होंने क्या बताया वेरिएशन या चेंजेस के बारे में, कि अनलिमिटेड रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, लेकिन इसके अगेंस्ट में क्या होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, अनलिमिटेड रिप्रोडक्शन कैपेसिटी बट लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, अब वो लिमिटेड रिसोर्सेज किसके किसके लिए हुए, फॉर फूड और शेल्टर, रहने के लिए और खाने के लिए। मतलब ये तो लिमिटेड होगा, भोजन कम मात्रा में है, खाने वाले ज्यादा है, तो जो उसमें फिट होगा या जो उस कंपटीशन में टेक पार्ट करेगा, जो भोजन को ले सकेगा, वही क्या करेगा, अपने आप को वहां पे जीवित रख सकेगा, अपने आप को सरवाइव कर सकेगा, अन्यथा वो मर जाएगा। अब क्या होगा कि जब रिसोर्स लिमिटेड है तो क्या होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, क्या अपनी एग्जिस्टेंस के लिए हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तीनों ने ये दूसरा पास्टुलेट बताया कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, या इसी को हम कहते हैं क्या, कंपटीशन। तो कंपटीशन होगा दो इंडिविजुअल के बीच में। ठीक है, और जब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस या कंपटीशन होगा तो क्या होगा, वेरिएशंस आएंगे, तो वेरिएशंस में लगा या वेरिएशन सोर्स होंगे, अपने में चेंजेस लाया जाएगा, और वो चेंजेस या तो यूजफुल होगा या तो अनयूजफुल होगा, या हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या अनबेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये जो वेरिएशंस हम अपने अंदर चेंजेस लाएंगे कि किसी तरीके से हमको क्या वो फूड या शेल्टर हमको मिल जाए। अगर वो हमारे लिए यूजफुल है तब हम तो अपने आप को सेलेक्ट कर सकेंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो सकेंगे, नहीं यूजफुल है तो हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, हमको निकाल दिया जाएगा, नेग्लेक्ट आउट कर दिया जाएगा। तो ये वेरिएशन दो प्रकार के होंगे। ठीक है, एक होगा यूजफुल और एक होगा अनयूजफुल। अनयूजफुल का मतलब है कि जो उसके उपयोग का नहीं। ठीक है, ये दो प्रकार का वेरिएशन होगा। तो अगर वो यूजफुल हुआ तब क्या होगा, उसको रिसोर्सेस मिलेंगे, रिसोर्स मिलेगा। अगर वो अनयूजफुल हुआ तो रिसोर्स नहीं मिलेगा। और अगर क्या हुआ कि रिसोर्स नहीं मिला तो क्या होगा, अगर रिसोर्स मिला तो वो क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। अगर रिसोर्स नहीं मिला तो वो क्या होंगे, वीक होंगे। ठीक, अगर वो स्ट्रांग होंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मोर रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, मोर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। जब ये ज्यादा रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी में होंगे तो ये क्या होंगे, सेलेक्टेड होंगे, नेचुरल सिलेक्शन में ये जाएंगे। और ये वीक हो गए तो लो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी या कैपेबिलिटी। जब रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी लो होगा तो ये अनसेलेक्ट होंगे या डिसजंप कर दिए जाएंगे या निकाल दिए जाएंगे, एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा किन्होंने बताया था, लैमार्क ने बताया था, नहीं डार्विन ने बताया था। ये डार्विनिज्म
डार्विन के अनुसार जो कुछ हेड्स बताए गए थे वो ये थे कि इनके अनुसार एवोल्यूशन तो होगा, नो डाउट कि एवोल्यूशन होगा, एवोल्यूशन होंगे और उस एवोल्यूशन में कंपटीशन होगा, उसमें जो अपने आप को सर्वाइव कर सकेगा उन्हीं का नेचुरल सिलेक्शन होगा, जो सर्वाइव नहीं कर सकेगा वो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। तो डार्विन के अनुसार जो इवोल्यूशन होता है वो कैसा होता है? एवोल्यूशन इज क्या होगा? डायरेक्शनल होगा, किसी एक डायरेक्शन में चलने वाला होगा। ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में चलने वाला होगा, स्लो होगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है, ग्रेजुअल होगा लेकिन कंटिन्यूअस होगा। थोड़े थोड़े ही परिवर्तन होंगे लेकिन कंटिन्यूअस होंगे, कंटिन्यूअसली परिवर्तन होता रहेगा। अब दूसरे में आते हैं हम लोग, किसमें? लैमार्किज्म। लामार्क की थियरी के बारे में आते हैं। लैमार्क के बारे में बताते हैं कि लैमार्क ने अपनी थियरी में क्या क्या कहा था। लैमार्किज्म। तो लैमार्क की थियरी को कहा जाता था थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जो बाद में क्या हुआ था, डिसलाइक कर दिया गया था, एलिमिनेट कर दिया गया था। इनके अनुसार कि जो कैरेक्टर हम अपने लाइफ में चेंज करते हैं या जो परिवर्तन हमारे बॉडी के अंदर आता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। जैसे पहलवान का लड़का पहलवान होगा, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर होगा, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर होगा। तो ऐसा लैमार्क ने कहा था, जो बाद में क्या कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया। ऐसा नहीं होता। हम आज एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हमारे मसल्स वगैरह फूले हैं, तो हमारे बच्चों के थोड़ी फूले। ठीक है, तो बाद में इसको बता दिया गया कि नहीं, ये यूजफुल नहीं होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो अगली पीढ़ी में जाते हैं, लेकिन सारे कैरेक्टर्स ऐसे नहीं होते कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे, जैसे यूज और अनयूज ऑफ ऑर्गन। यूज और अनयूज ऑफ ऑर्गन या डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट, मतलब कि हम जिस भी ऑर्गन का ज्यादा यूज करेंगे वो ज्यादा ग्रो होगा। जैसे मसल्स का हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली ज्यादा यूज कर रहे हैं तो हमारे मसल्स ग्रो करेंगे। माइंड का ज्यादा यूज कर रहे हैं, माइंड ग्रो करेगा। मतलब जिस भी पार्ट का ज्यादा यूज करते हैं वो ग्रो करेगा, जिसका कम यूज करेंगे वो धीरे धीरे रूडिमेंट्री होता चला जाएगा। ऐसे कई सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, कि हमारे एटमॉस्फेयर में जैसा परिवर्तन होगा वैसा हम वेरिएशन अपने अंदर लाते हैं या वैसा चेंजेस लाते हैं। जैसे ठंडी पड़ने लगेगी तो ठंडी के अनुसार हम अपने आप को चेंज करेंगे, गर्मी पड़ेगी तो गर्मी के अनुसार हम अपने आप को चेंज करेंगे, बरसात होगा तो बरसात के अनुसार हम अपने आप को चेंज करेंगे। मतलब इनका कहना यह था कि जैसे जैसे हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं वैसे वैसे हम अपने अंदर क्या करते हैं, चेंजेस लाते रहते हैं। एनवायरनमेंट के परिवर्तन के अनुसार अपने आप को सर्वाइव करने के लिए चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर आते रहते हैं। ठीक है, तीसरा था कि न्यू नीड्स, मतलब हमारी जरूरतें जैसे जैसे बढ़ती हैं वैसे वैसे हम अपने आप में क्या परिवर्तन लाते रहते हैं। ठीक, और अपने डिजायर के अनुसार भी परिवर्तन को लाते हैं। तो ये डिजायर वाला तो बाद में डिसलाइक कर दिया गया, हटा दिया गया। क्यों? इनका कहना यह था कि अगर हमारी इच्छा है कि हमको आँख को खाना है तो हम आँख खाने के लिए प्रयास करेंगे अपनी डिजायर के अनुसार। यहाँ तक तो ये सही था, लेकिन सपोज करो कि हमारी इच्छा है कि हमको उड़ना है, क्या हम उड़ सकते हैं? नहीं उड़ सकते ना। हर चीजें डिजायर पे नहीं डिपेंड करती, बल्कि जो हमारी नीड्स है उस पर डिपेंड करती है। वैसे हम अपने आप में चेंजेस लाते हैं। ये बातें कुछ हद तक सही थी और इसे मान्यता दी गई। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने क्या करता है, ये एक बुक को पब्लिश करते हैं
उस बुक का नाम रहता है डॉक्ट्रिन ऑफ डिजायर। डॉक्ट्रिन ऑफ डिजायर एक बुक को पब्लिश करते हैं, या इसी को एपिटेंसी के नाम से जाना जाता है। ऐसा लामार्क की थियरी में बताया जाता है। एपिटेंसी या डॉक्ट्रिन ऑफ डिजायर के बारे में लामार्क बताते हैं, और इनके अनुसार क्या होगा कि जो भी चेंजेस होंगे वो यूजफुल होंगे और लगातार होते रहेंगे, और उसकी वजह से हमारे अंदर परिवर्तन आता रहेगा। ठीक है, तो जो यूजफुल होंगे वो हमारे डेवलपमेंट के लिए क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगे, उससे हमारा डेवलपमेंट होगा, और उसी से हमारे अंदर सिलेक्शन होंगे, या हम नेचुरल सिलेक्शन में जाएंगे, और ये अनडेवलप्ड होंगे, या उससे ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और धीरे धीरे वो रूडिमेंट्री में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा लामार्क की थियरी में बताया गया था। लामार्किज्म में ऐसा बताया गया कि जिसका हम प्रयोग ज्यादा करते हैं वो ज्यादा ग्रो करेगा, जिसका प्रयोग कम करेंगे वो कम ग्रो करेगा। ठीक है, अब क्या होता है बेटा कि जो ये परिवर्तन आते हैं या इवोल्यूशन आते हैं, इसको मेजरमेंट करने के लिए कई तरीके होते हैं। ठीक, अब बात होती है एविडेंस जो हुआ उसके एविडेंस की बात है, एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन, मतलब जो इवोल्यूशन हुआ उसके क्या एविडेंसेस हैं, क्या साक्ष्य हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा क्या, एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के बारे में क्या क्या एविडेंसेस है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अगला आपका हेडिंग है क्या, एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। तो देखिए जो एविडेंसेस हैं इवोल्यूशन के लिए वो निम्न प्रकार के हैं। पहला आपका मॉर्फोलॉजिकल अथवा एनोलॉजिकल। तो पहला जो है वो है मॉर्फोलॉजी के आधार पे या होमोलॉगस जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके आधार पे क्या एविडेंस मिल रहा है वो देखते हैं। मॉर्फोलॉजिकल अथवा एनाटॉमिकल या होमोलॉगस आर्गन जो होते हैं उसके आधार पर। ठीक है, दूसरा एविडेंस क्या है, पैलिएंटोलॉजिकल। पैलिएंटोलॉजिकल या फॉसिल्स की जिसमें स्टडी की जाती है, पैलिएंटोलॉजिकल, पैलिएंटोलॉजिकल स्टडी के आधार पर। ठीक है, तीसरा है एम्ब्रियोलॉजिकल। तीसरा है क्या, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, चौथा है आपका बायोकेमिकल एविडेंसेस। बायोकेमिकल एविडेंसेस। और पांचवा है आपका क्या, मॉडर्न इवोल्यूशन या मॉडर्न एविडेंसेस। मॉडर्न एविडेंसेस, तो ये एविडेंसेस हैं जिसके आधार पे हम क्या मानते हैं कि जो एवोल्यूशन होता है वो कंटिन्यूअसली होने वाली एक प्रक्रिया है और वो हमेशा होता रहता है। ठीक है, तो पहले पे हम लोग आते हैं किस पे, मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल एवोल्यूशन जो है इसका क्या एविडेंसेस है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला है ये किस पर डिपेंड करता है, आपके होमोलॉगस या एनालॉगस ऑर्गन पे, मतलब जो ऑर्गन एक प्रकार के दिखाई देते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, होमोलॉगस। तो पहला है होमोलॉगस ऑर्गन या एनालॉगस ऑर्गन, मतलब जो एक तरीके से दिखाई देते हैं उनका क्या साक्ष्य है, क्या प्रमाण है, हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है,
तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम पहले का देखें या बर्ड्स की बात करें हम लोग, ठीक है, बर्ड्स की बात करें, एवीज की बात करें, या जो स्टेम्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, तो इनकी स्टार्टिंग की अगर बात की जाए तो ये एक जैसे स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं, ठीक है, ये होमोलॉगस ऑर्गन में दिखाई देते हैं। इनकी सिमिलरिटी एक जैसे होती है, ठीक है। तो ये होमोलॉगस ऑर्गन की बात की गई है यहाँ पे कि होमोलॉगस किस प्रकार से होंगे, कैसे उनमें डिफरेंसेस आएगा, और एनालॉगस ऑर्गन जो होंगे उसमें किस प्रकार से डिफरेंसेस आएंगे, एक एक करके अभी हम लोग पढ़ते हैं इसको डिटेल में। और दूसरा है आपका पैलेंटियोलॉजिकल। पैलेंटियोलॉजिकल ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसमें फॉसिल्स से रिजेम्बलेंस को देखा जाता है या एविडेंसेस को देखा जाता है, मतलब जो मिट्टी के अंदर, रॉक्स के अंदर, चट्टानों के अंदर धंस गए हैं उनसे माना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जो फॉसिल्स होते हैं तो बहुत पुराने वाले फॉसिल्स को देखेंगे, फिर वर्तमान के फॉसिल्स को देखेंगे, इन सभी फॉसिल्स को जब हम मैच करते हैं तो क्या परिवर्तन आया पहले और अब में, वो डायरेक्टली हमको दिखाई देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ऑथेंटिक अगर माना जाए एविडेंस इवोल्यूशन का तो यही होता है, ठीक है, मोर ऑथेंटिक यही माना जाता है, ठीक। फिर आता है आपका एम्ब्रियोलॉजिकल। एम्ब्रियोलॉजिकल के बारे में हम आपको बता दें कि वो आप सभी को मालूम है कि एम्ब्रियोलॉजिकल लगभग एक जैसा होता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि एक मेल गैमेट आएगा, एक फीमेल गैमेट आएगा, एक स्पर्म आएगा, एक ओवम आएगा, ठीक। ये आपस में फर्टिलाइज होंगे, फर्टिलाइज करने के बाद क्या करेंगे, एम्ब्रियो, जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर जो है मारुला, ब्रास्टुला, ग्रेस्टुला स्टेज आएगा, उसके बाद इसमें डिफरेंशिएशन होगा। ऐसा लगभग सभी में होता है, ठीक है। चाहे हम बात कर लें किसका, बर्ड्स की बात कर लें, एम्फीबियंस की बात कर लें, रेप्टाइल्स की बात कर लें, मैमल्स की बात कर लें, तो सभी में होता है। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में ये लगभग एक जैसा देखा जाता है सभी में, और ऐसा सब में होता है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं हम लोग किसमें, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल मॉडिफिकेशंस की अगर बात करते हैं तो बायोकेमिकल मॉडिफिकेशंस में क्या होता है बेटा, प्रोटोप्लाज्म, सबका प्रोटोप्लाज्म एक जैसा होता है या सेल का स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा होता है प्रोटोप्लाज्म लेवल पे, ठीक। सब में न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ठीक। एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम हो जाएगा, गाल्जी बॉडी, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं एक दूसरे में लगभग, लेकिन सभी का बायोकेमिकल कंपोजिशन एक प्रकार का होता है, ठीक। अगर दूसरी बात करें ब्लड, तो ब्लड का कंपोजिशन भी लगभग एक जैसा होता है, सभी में सीरम होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक। उसमें प्रोटीन्स होंगे, हार्मोन्स होंगे, ये सारी चीजें ब्लड के कंपोजिशन में लगभग एक प्रकार का होता है, ठीक। हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स भी लगभग एक प्रकार के होते हैं सभी में, चाहे बर्ड्स हो, चाहे मैमल्स हो, चाहे एम्फीबियंस हो, सभी में एक जैसे होते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सभी में एक जैसे होते हैं। तो अगर एंजाइम्स की भी बात की जाए तो ये भी लगभग रिजेम्बल्स होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है आपको मालूम होना चाहिए, स्टमक में आपके पाया जाता है, पैनक्रियाज में। ये क्या करता है, प्रोटीन के लिए रिस्पांसिबल होता है, प्रोटीन डाइजेशन या प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। तो ये बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है, तो ये भी एक रिजेम्बलेंस है, ठीक है, एक ही जैसे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये सभी क्या है, बायोकेमिकल कंपोजिशन के आधार पर लगभग एक जैसे पाए जाते हैं। अगर मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में क्या होता है कि बहुत सारे परिवर्तन हमारे स्तर पर देखे जाते हैं। जैसे इस समय वर्तमान की स्थिति को देखा जाए कि जैसे मॉडर्न एविडेंसेस के आधार पर बात की जाए तो पहले क्या होता था कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनमें पूंछ पाया जाता था, लेकिन अब नहीं पाया जाता क्योंकि उसका उपयोग नहीं रह गया, ठीक है। पहले जो है हमारे बॉडी में हम लोग कपड़े नहीं पहनते थे, हेयर्स बहुत ज्यादा पाए जाते थे, अब नहीं पाए जाते हैं। तो ये मॉडर्न एविडेंसेस है जो एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को कि किस प्रकार से परिवर्तन होता चला आया है, ठीक है। फॉसिल्स की स्टडी करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है वर्तमान समय में जिससे फॉसिल्स की स्टडी की जाती है वो है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस टेक्निक, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस थ्योरी,
या रेजोनेंस टेक्निक ये क्या करता है, फॉसिल्स की स्टडी करता है या फॉसिल्स के एज को डिटरमाइन करता है कि कितना पुराना होगा कोई फॉसिल्स, उसको डिटरमाइन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब दूसरी बात उठती है किसका, रिकैपिचुलेशन थियरी, मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी के लिए या मॉर्फोलॉजिकल स्टडी के लिए जिस थियरी का उपयोग किया गया उस थियरी का नाम है क्या, रिकैपिचुलेशन थियरी। इस थियरी के अनुसार बताते हैं कि किस प्रकार से अध्ययन किया गया था। रिकैपिचुलेशन थियरी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। आप अपने बुक में देखिएगा, सारी चीजें दी हुई हैं, उसको एक बार पढ़िएगा। रिकैपिचुलेशन, रिकैपिचुलेशन थियरी या बायोजेनेटिक लॉ। ठीक है। इस लॉ के अनुसार ये बताया गया था, ये थियरी जो दिया गया ये अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया। इस थियरी को किसने दिया, आपके अर्नेस्ट हैकल ने इस थियरी को दिया। ठीक है। अर्नेस्ट हैकल के द्वारा इस थियरी को दिया गया। इस थियरी के अनुसार ये बताया गया कि ऑन्टोजेनी रिपीट फाइल, जो ऑन्टोजेनी होता है ये क्या करता है, रिपीट्स फाइल। ऐसा अर्नेस्ट हैकल ने बताया। ऑन्टोजेनी का मतलब है डेवलपमेंटल हिस्ट्री के बारे में, और ये डेवलपमेंट किस आधार पे किया गया है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक। और ये क्या है कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किया गया उसको एक पीरियड से दूसरे पीरियड में ले जाया गया। ठीक है। तो इसको डेवलपमेंटल हिस्ट्री कहते हैं, इसको एंसेस्टर हिस्ट्री कहते हैं, मतलब पुराने समय से जो परिवर्तन होता चला आया है। ठीक। ऑन्टोजेनी का मतलब क्या है, डेवलपमेंटल हिस्ट्री। कि किस प्रकार से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 हुए, और ये क्या होता है, एंसेस्टर्स। एंसेस्टर हिस्ट्री, किस प्रकार से परिवर्तन हुआ पहले से अब में, क्या समानता हुई और क्या डिफरेंसेस हुए। ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होगा कि आपको मालूम है कि सबसे पहले क्या आते हैं, फिशेस आते हैं। ठीक। फिशेस के बारे में क्या है, एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स में फिर परिवर्तन हुआ तो एवीज आ गया, और इधर से मैमल्स। ठीक। यही होता है परिवर्तन। तो अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात की जाए, फर्स्ट डे ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात की जाए, तो हम देखेंगे कि जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो किसका भी, एम्फीबियंस के भी, रेप्टाइल्स के भी, एवीज के भी, मैमल्स के भी, पहले दिन की अगर बात की जाए तो सभी के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लगभग एक जैसे होते हैं, और इसमें धीरे धीरे परिवर्तन आता रहता है। ठीक है। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आता रहता है एक प्रकार के ओरिजिन से। ठीक। तो पहला आता है आपका क्या, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, जिसको कहते हैं हम लोग होमोलॉगस वर्सेस एनालॉगस आर्गन। तो पहले एविडेंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या आता है या किस प्रकार से परिवर्तन होता है होमोलॉगस और एनालॉगस आर्गन में, किस प्रकार से चेंजेस आते हैं, पहले उसके बारे में जानते हैं। ठीक है। होमोलॉगस वर्सेस एनालॉगस। तो पहले इसके बारे में जानते हैं
मतलब ये किस में बताता है, ऑर्गन्स विच है ऐसे आते हैं जो क्या करते हैं, कॉमन ओरिजिन रखते हैं, एक जैसे ओरिजिन वाले होते हैं, जो एक जैसे ओरिजिन को रखते हैं और उनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा होता है, सेम बेस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन तीसरी चीज आती है इसमें में डिफरेंट फंक्शन, मतलब एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनका फंक्शन अलग है। और ऐसा किस लिए होता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट हैबिटेट, हैबिटेट की वजह से ऐसा होता है। मतलब वो जहां रहते हैं उसका हैबिटेट अलग होता है, इसकी वजह से इनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के जो वेरिएशंस को शो करते हैं, जो कॉमन वर्जिन के होते हैं, सेम बेस का स्ट्रक्चर होता है लेकिन उनका फंक्शन अलग अलग होता है हैबिटेट की वजह से, इनको बोला जाता है क्या, डाइवर्जेंट ओरिजिन। इनको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट ओरिजिन। ये आप नोट कर लीजिएगा, या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं इनको। इस प्रकार के एवोल्यूशन को क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलेंगे। और इसी के अपोजिट अगर दूसरे को बात करें, मतलब दूसरे आर्गन को बात करें, या एनालॉगस आर्गन या किसी और आर्गन की बात करें, तो ये क्या होगा, डिफरेंट ओरिजिन के होंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के होंगे, डिफरेंट फंक्शन के होंगे, या हम कह सकते हैं ये कैसे होंगे, सेम फंक्शन के होंगे। और ऐसा क्यों होगा, इनके एडाप्टेशन की वजह से। ठीक, तो अगर ये ऐसे होते हैं कि इनकी ओरिजिन अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन काम एक जैसा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एडॉप्टिव कन्वर्जेंस या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन था, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, मतलब कि वो अलग अलग जगह से आए हैं, उनकी ओरिजिन अलग है, उनके स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन उनका काम एक जैसा है, तो ये क्या कहलाते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। उनकी ओरिजिन एक जैसा है, स्ट्रक्चर एक जैसा है, लेकिन काम अलग अलग है, तो वो क्या कहलाएंगे, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो इस प्रकार को हम लोग कहते हैं एडाप्टिव कन्वर्जेंस, और इस प्रकार को कहते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। जैसे आप बुक में आपके डायग्राम बना हुआ है, उसको आप देखिए, उसके आधार पर ये पता चल जाएगा। जैसे आप देखिए, ये डायग्राम है आपका, ये है बोगनविलिया, ये बोगनविलिया का थॉर्न है, ये थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है, और ये आपका कुकुरबिटा का टेंड्राइल स्ट्रक्चर है। ये देखिए स्टेम के पास से निकला है, जबकि ये क्या है, ब्रांचेस के पास से निकले हैं। ठीक, तो एक ही प्रकार की इनकी वर्जन है। ठीक, इनकी ओरिजिन एक जैसा है, स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा है, जैसे ये निकलते हैं थॉर्न वैसे ये भी निकला है, लेकिन इन दोनों के फंक्शन अलग है। ठीक है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये क्या करता है, ऐसे हिलता डुलता रहता है, केवल क्लिम्बिंग के लिए काम करता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये मैंस का फोर लिम्ब है, ये चीता का फोर लिम्ब है, ये बैल का फोर लिम्ब है, ये बैट का फोर लिम्ब है। ठीक, ये चलने में सहायक है, ये भागने में सहायक है, ये तैरने में सहायक है, ये उड़ने में सहायक है। तो लगभग एक जैसे ओरिजिन में है। ठीक, इनकी ओरिजिन एक जैसा है, स्ट्रक्चर एक जैसा, लेकिन फंक्शन इनके अलग अलग है। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, और जिनके फंक्शन एक जैसे होते हैं और वो अलग अलग स्ट्रक्चर या ओरिजिन से आते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहलाते हैं। ठीक, इसके कुछ एग्जाम्पल आपके बुक्स में दिए गए हैं, उसको आप लोग देखिएगा। जैसे ऑक्टोपस और मैमल्स के आई,
इन सब का स्ट्रक्चर और ओरिजिन अलग अलग है, ठीक है, लेकिन दोनों का काम क्या है, देखने का काम है, ठीक। जैसे स्वीट पोटैटो के रूट को देखिए और पोटैटो के स्टेम को देखिए, दोनों का काम क्या है, एक है, लेकिन स्ट्रक्चर और ओरिजिन अलग अलग है, तो ये कन्वर्जेंट ओरिजिन के अंतर्गत आएंगे, ठीक। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग देखते हैं। अब बाकी जो बचा है इसको अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, एवोल्यूशन के बारे में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। एक जो आपका बचा हुआ है आज के टॉपिक का वो है म्यूटेशन थियरी। म्यूटेशन थियरी को हम लोग अगली क्लास में पढ़ लेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो एविडेंसेस के बारे में आज पढ़ाया गया, जो थियरी दी गई, लैमार्क की थियरी दी गई, डार्विन की थियरी दी गई, तो लैमार्क की थियरी में क्या रिजेम्बलेंस था, डार्विन की थियरी में क्या रिजेम्बलेंस था, दोनों की थियरी एक दूसरे से कैसे अलग है, दोनों में क्या परिवर्तन था, या जो एविडेंस दी गई मॉर्फोलॉजी के आधार पर दी गई, होमोलॉगस ऑर्गन के आधार पर दिया गया, एनालॉगस ऑर्गन के आधार पर दिया गया, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या है, एक एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट पे किस तरीके से ये एक दूसरे से सिमिलर है, बायोकेमिकल एविडेंसेस पे किस तरीके से है, मॉडर्न एविडेंसेस इसके क्या क्या है, या जो फॉसिल्स की स्टडी की गई, जैसे फॉसिल्स क्या होते हैं, जो रॉक्स होते हैं उनके अंदर जो हड्डियां स्टेम दब जाती हैं, बोन्स, वो कहलाती है फॉसिल्स, ठीक है। तो फॉसिल्स का फॉर्मेशन ऐसा नहीं होता कि ज्वालामुखी के फटने से हो गया, ठीक है, इसकी वजह से नहीं होता, बल्कि जो मिट्टी के अंदर चीजें दब जाती हैं या पर एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर बन जाता है, उससे फॉसिल्स का निर्माण होता है। उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब अगली क्लास में इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, उसके बारे में जानेंगे। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए, और इसमें जो भी परिवर्तन चाहिए उसको कमेंट करिए। कमेंट के माध्यम से हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।